पीएम साहब नीतीश कुमार जी को सेहतमंद हो और उनको जो भी हम लोग मदद कर सकें मेडिकली उनको करना चाहिए। किस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान किया उन्होंने। तो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। पूर्व विधायक फराज फातिमी ने नेता प्रतिपक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जाले विधानसभा के कुमरौली अल हुदा एकेडमी ग्राउंड में किए गए दावत इफ्तार को लेकर के यहाँ सभी वर्ग के लोग आए हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है जहां गंगा जमुना तहजीब है, यही भाईचारा का पैगाम है। कमतौल के रमौल गांव को भी लेकर कहा, हम चाहते हैं कि वहां भी अमन शांति हो, लोग जैसे पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे अभी भी रहें। आइए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर और बिहार के गौरव और बिहार के भविष्य हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के मिथिलांचल की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और वेलकम करते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कई लोग कई इलाके से हमारे साथी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथी यहाँ मौजूद हुए, बड़ी खुशी की बात है। और बड़ा अच्छा पैगाम भी उन्होंने इस स्टेज से तेजस्वी जी ने देने का काम किया और पूरे बिहार वासियों को देने का काम किया। रमज़ान की मुबारकबाद भी दी। इस पावन महीना जो है एक अपने मुसलमान भाइयों को भी एक अच्छा पैगाम दिया उन्होंने। और साथ साथ वो अहिला स्थान भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने शायद पूजा अर्चना की। तो एक बड़ा ही उन्होंने कहा कि गंगा जमुना की तहजीब है, अमन चैन भाईचारे के साथ बिहार को आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं उन पैगाम को समझेंगे और आने वाले कल में एक अच्छे मतलब इस भविष्य के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि सर इस अफ्तार पार्टी में ये खास बात देखी गई कि एक टेबल में बैठ के हिंदू मुसलमान दोनों साथ में बैठ के तो भाईजान यही तो है मिथिलांचल या पूरे बिहार का गौरव क्या है, गंगा जमुना की तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की तहजीब जो पूरे करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ 5% है जो मनुवादी हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले, जो आरएसएस के लोग हैं। यहाँ तो अफसोस होता है कि जनप्रतिनिधि भी जो हैं वो भी आग उगलते हैं। उनके विकास के बारे में पूछिएगा, बेरोजगारी के बारे में पूछिएगा, महंगाई के बारे में पूछिएगा, तो भ्रष्टाचार के बारे में पूछिएगा, कोई बात करने को तैयार नहीं। आज जिस तरीके से कल देखा ही होगा आपने एक वीडियो, बड़ा अफसोसनाक है। हमारे हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब नीतीश कुमार जी को सेहतमंद हो और उनको जो भी हम लोग मदद कर सकें मेडिकली उनको करना चाहिए। किस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं मेडिकली अनफिट भी कहिए तो थोड़ा बहुत दिखते हैं मुझे। बिहार वैसे उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा चाहिए बिहार में, उसका नाम सिर्फ एक ही विकल्प है, वो तेजस्वी यादव। क्योंकि 2025 चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में क्या कुछ संदेश रहेगा बिहार वासियों का और क्या कुछ अपील रहेगा? देखिए, हमारा अपील तो यही है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि 25 में सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। 50% से ज़्यादा आबादी हमारे युवाओं की, हर वर्ग की, हर समाज की। सबसे इम्पोर्टेंट है पलायन हो रहा है हमारे युवाओं का, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते हैं। पलायन में कमी कैसे आए? जो हमारे मिले हैं, सकरी मिल है, चीनी रैयाम चीनी मिल है, लोहट चीनी मिल है, अशोक पेपर मिल है, उनमें कैसे वो रीस्टार्ट हो, फिर से ओपन हो, ताकि वहाँ के अगर ये चीज़ें मिलें ओपन हो जाएंगी वापस तो कम से कम यहाँ पे रोज़गार तो बढ़ेगा बिहार के अंदर। आज सबसे इम्पोर्टेंट क्या मुद्दा है? यहाँ रोज़गार जनरेट होना ज़रूरी है, यहाँ बेरोज़गारी कैसे कम हो उस पर काम होना ज़रूरी है, महंगाई में कैसे कमी आए उस पर काम होना ज़रूरी है, बिजनेस कैसे ग्रो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बिहार कैसे बढ़े। ये कैसे हो सकता है? ये कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार क्या था, यही कहती है जनता दल यू और एनडीए की सरकार। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि 17 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन करते हैं, तो क्यों नहीं ये एजुकेशन में अगर देखा जाए आप ही का डाटा है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 36वें पायदान पे आप हैं। हेल्थ इंडेक्स में देखिएगा तो 35वें पायदान पे हैं। अगर क्राइम रेट देखिएगा एनसीआरबी का तो भी 35वें पायदान में है। लॉ एंड ऑर्डर की वही हालत है, एजुकेशन की वही हालत है, हेल्थ की वही हालत है। तो आप कौन सा आपने ग्रोथ करके दिखाया? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, कोई एक अच्छी इंडस्ट्री आपकी यहाँ नहीं खुली है, तो रोजगार आपने जनरेट नहीं किया। 17 महीने तेजस्वी जी थे सरकार में, तो आप ही लोग देखिए, आप ही लोगों ने न्यूज़ बनाई थी, नीतीश जी कहते थे कि पैसा हम कहाँ से लेकर के आए, तो 5 लाख नौकरी जनरेट हुआ कि नहीं भैया? 10 लाख आगे नौकरी जनरेट हुआ, वो पॉलिसी तेजस्वी जी लेके आए। आप याद कीजिए जो स्पोर्ट्स मंत्रालय में था कि भाई जो स्टेट या सेंट्रल कोई अच्छी मेडल लेकर के आएगा तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी देंगे। आजकल नौकरी मिलना शुरू हो गई है हमारे युवाओं को, तो नौकरी थ्रू स्पोर्ट्स भी मिल रही है और थ्रू क्या कहा था कि अगर आने वाले फेज में अगर आप मौका देंगे तो हम इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ावा करेंगे। भाई आप पैसा क्या होता है? आपका जो भी 5th जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है या जो भी बजटिंग आती है,
है वो सब तो चला जाता है गुजरात को, 80% तो पैसा गुजरात को जाता है। आप कहते हैं आपने मखाना अनुसंधान केंद्र खोल दिया, तो पहले से खुला हुआ है, आपने कौन सा उसमें जनरेट कर दिया, आपने कौन सा नया रोड आप लेकर के आ गए, कौन सी एक ट्रेन नहीं आपने शुरुआत कर दी, एक राजधानी तो आपने खोली नहीं। दरभंगा से हम लोग डिमांड करते रहे, हम लोग डिमांड करते रहे कि एक नई रेलवे लाइन स्टार्ट कर दीजिए, वो तो आपने किया नहीं। आपने कहा कि हमने एयरपोर्ट शुरू कर दिया, एयरपोर्ट तो आप 19 एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, जाके देख लीजिए। उससे पहले यूपीए 1 की सरकार में चल रहा था, अब जाके यहाँ 2 एयरपोर्ट हमारे दरभंगा में बिहार में आया है, तीसरा एयरपोर्ट। आज तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाया। गया से एक फ्लाइट उड़ती है। उड़ान स्कीम की बात करते हैं आप, 25,000 रुपए का टिकट मिलता है। चप्पल पहनने वाला कौन सा एयरलाइन में बैठेगा भाई? आज भी आप टिकट खोल करके देख लीजिए, कोई ईद में आना है, किसी को दिवाली में आना है, दशहरा में आना है, आज 25,000 30,000 का टिकट लेके कौन गरीब आदमी सफर करेगा? आज महाकुंभ में हमारे सारे यात्री गए उत्तर प्रदेश, किस तरीके से ट्रेन में बेचारे घुस करके गए, कैसे उनको ठूस के भेजा गया है। आपने एक ट्रेन चालू करके नहीं आप कर पाए, गाड़ियों से लोग गए तो कई किलोमीटर पीछे रह गए, वापस आना पड़ा कई हजारों लोगों को। तो आपका व्यवस्था भी गड़बड़। वहाँ पे कई हमारे बेचारे नौजवान जितने बुजुर्ग थे, कई लोग वहाँ शहीद हो गए, गिर गए, बेचारे मर गए। उसके बारे में डाटा आप लोग उजागर करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जहर पैदा करना चाहते हो। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के बारे में पैगाम देने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ जहर पैदा करके क्या दिखाना चाहते हो? मंदिर मस्जिद से क्या मिलेगा? क्या जेब भर जाएगा किसी का? किसी को नौकरी मिल जाएगी, किसी को रोजगार मिल जाएगा, किसी का बिजनेस जनरेट हो जाएगा? किसी से पूछे, किसी वर्ग के समाज को, आज सब परेशान है, किसी के जेब में 1 रुपया नहीं है। लेकिन किसी को अगर धर्म की गुट्टी पिला दो सिर्फ टीवी और माध्यम से, तो बेचारा उसी में परेशान बैठा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ माना जाता है हमारा मीडिया, उसको भी आगे बढ़ करके इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और कम से कम मुद्दे जो हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं हमारे इस देश के, उसको उठाना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो इस देश को तो टुकड़े टुकड़े करने वालों में से आरएसएस और मनुस्मृति वाले लोग हैं। इनका क्या योगदान है गुलामी? जब अंग्रेज से गुलाम बने हुए थे ये, और पत्र लिख लिख करके गुलामी लिखते थे। यहाँ तो खून अगर किसी का बहा है तो हिंदू मुसलमान का बहा है इस आज़ादी में, और आप गॉडसे को मारने वाले को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो गुजराती है वो लोग इस देश को चला रहा है, अदानी अंबानी इस देश को चला रहा है 70%, 30%। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इस मुल्क को कौन देखने वाला है? जो बात करता है सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का, उसको आप जेल में डाल देते हैं, ईडी सीबीआई। और जो कहता है और थोड़े भी बोलता है कि आपको अगर हजारों करोड़ का घोटाला किया तो बीजेपी में चले जाओ, तो मशीन में, वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाओगे। यही देख लीजिए उदाहरण, आपके अमित शाह कहते थे हमारे गृह मंत्री अजीत पवार ने कितना महा घोटाला किया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने महा घोटाला किया, अगले दिन आकर के बीजेपी का माला पहन लिए और वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब माफ हो गया। तो इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश में युवाओं के अंदर कब तक आप एक गलत पैगाम देते रहोगे? इस पैगाम क्या देना चाहिए? अमन, चैन, भाईचारा हमारे प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए। सिर्फ जाकर के बड़े बड़े कंट्री में जाके, मुस्लिम कंट्री में जाके मेडल लेने से नहीं होगा। और यहाँ अत्याचार आप करते रहिएगा मुस्लिम मुसलमानों के ऊपर, एक वर्ग के ऊपर, इससे क्या आपको मिलेगा? आपको मिल सकता है तभी जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे के साथ रहें और इस तरक्की में योगदान दें, तभी आपका नाम आने वाला कल आपको याद रखेगा, ताकि भविष्य आपको याद रखेगा। इतना ही मैं गुजारिश करूंगा हमारे यहाँ की लीडरशिप से भी और वहाँ की लीडरशिप से। और हमारे यूथ यहाँ मौजूद है, एक नया वर्ग चाहता है, एक बदलाव चाहता है इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर। समय आने दीजिए, आपको बदलाव बिहार से मिलेगा, इसका बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। सर, आज जाले विधानसभा आए थे, कमतौल थाना क्षेत्र पड़ता है। बीते होली के दिन कमतौल थाना के ही रमौल एक गांव पड़ता है, जहां काफ़ी तनाव माहौल बना और पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफ़ी एक तरफा है। कुछ लोग गांव छोड़ दिए हैं, वहां रमज़ान का महीना है, रमज़ान दिखा नहीं जा रहा है, एक अलग सा माहौल वहां बना दिया गया है। कैसे देखिए मैं आप अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो चुका है। उसको अगर ऐसा कोई मामला होता तो सरकार को अविलंब तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और उसमें बैठा करके पीस कमेटी बनानी चाहिए थी और बैठ के सभी दोनों वर्ग के अगर कुछ ऐसा तनाव है तो उसको सेटल करना चाहिए था। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार विफल है, एडमिनिस्ट्रेशन विफल है। और हम लोग तो उम्मीद करेंगे जितना भी जल्द से जल्द वहाँ पे अमन शांति भाईचारा फौरन कहते हैं वहाँ अविलंब उसको शुरुआत हो। और जहाँ तक हम लोग की पहल होगी, अगर कोई भी हमारे पास आएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें आगे बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करेंगे और चाहेंगे, मैं आपकी तरफ से अपील करूँगा कि उस गाँव के अंदर फिर से जो आप लोगों की संस्कृति रही है, जो आज़ादी के बाद से, उस संस्कृति को फिर से बरकरार रखिए, अच्छा पैगाम दीजिए और भाईचारे का पैगाम दीजिए।